गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कई बच्चे गुड बहुत मॉर्निंग सर। कई बच्चे बहुत गुस्से में गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भाई कई लोग बहुत गुस्से में गुड मॉर्निंग करते हैं। नो सर। चलो अच्छा बच्चों, कल का जो चैप्टर हम लोग टॉपिक जो चालू कर रखा था उसमें बीच में मैंने बता दिया था लाइट का बैकअप खत्म हो जाएगा। हाँ, अब एक तो ध्यान दो, आज की जो रेगुलर क्लास होती है ना बच्चों, उसमें तो क्या होता है कि एक लगभग आपकी अभी 11:20 हो चुके हैं, तो आपकी क्लास लगभग 12 बजने के 10 मिनट पहले एक बार बंद होती है ना बंद, तो वो तो आपको मैं दोबारा कनेक्ट कर ले, वो तो अपडेट टाइम होता है। तो जब मैं आपको अपडेट करता हूं तो आप वापस कनेक्ट हुआ कीजिए, ठीक है? क्योंकि शुरू में क्लास में हम देखते हैं 55 बच्चे 50 बच्चे, जब सेकंड जब जुड़ते हैं तो वहां पर 30-35 बच्चे रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है। और अगर आप क्लास का मान लीजिए कोई 5 मिनट छोड़ रहे हैं, पता नहीं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही अगर बोर्ड में आ गया तो क्लास आप मिस मत कीजिए। अगर किसी क्लास में कोई मिसबिहेव, पहले बात तो मैंने बता दी था, आप मिसबिहेव नहीं करें, क्योंकि आपका पूरा का रिकॉर्ड हमारे पास। एक बात और, लगभग आज के 10-12 दिन पहले मैंने बताया था आपको कि साइबर जो क्राइम अपना बनीपार की ब्रांच लगती है अपने यहाँ पर, है ना, तो वहां पर हम लोगों ने अपने स्कूल की तरफ से, एकलव्य की तरफ से मेल डाला हुआ है। तो बच्चों आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल 2 साल कभी ना कभी तो उस चीज का पता लगेगा कि कौन मिसबिहेव कर रहा है। तो आप लोग किसी प्रकार से कोई गलत, किसी प्रकार से कोई गलत आर्ग्यूमेंट्स, गलत को टिप्पणी, गलत को मैसेज, ये नहीं डालें आप, ठीक है? समझ आ रहा है बच्चों? क्योंकि वो पूरा का पूरा सर्वर पर रिकॉर्ड है, और आप जानते हो सर्वर एक तो आपके स्कूल के ईआरपीएफ का सर्वर आपके स्कूल का, और एक है जूम। क्योंकि आपकी क्लास किस पर हो रही है? जूम पर हो रही है ना? यस यस सर। सर। तो इसलिए आप ध्यान दो कि टेक्नोलॉजी एक वो चीज है बच्चों जो आप लोगों के जीवन को सरल और फास्ट बनाती है, बहुत फास्ट बनाती है। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने जयपुर में बुलेट ट्रेन आने वाली है, आपको मानो दिल्ली टू अहमदाबाद, लेकिन वो बात करेंगे। तो इस प्रकार मान एरोप्लेन की बात हम करें, राइट, या फिर मोबाइल की बात हम करें, लैपटॉप, ये इन्होंने हम, या लाइट की बात हम कर लेते हैं, लाइट की बदौलत या इंटरनेट की बदौलत आज हम आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने मानव के जीवन को आसान बनाया, सरल बनाया और बहुत फास्ट बनाया। लेकिन टेक्नोलॉजी ही एक वो जरिया जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के क्राइम को, या किसी प्रकार के मिसबिहेव को, या किसी प्रकार के जो एक्टिविटीज है, हम उसको पकड़ सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, ओके? तो आप लोग और आप बार बार पूछते स्कूल कब खुलेगा, तो ये सब जानते हैं बच्चे कि स्कूल खुलने को लेकर 1 तारीख की डेट आई हुई है, 1 सितंबर, ठीक है? 1 तारीख को स्कूल खुलेगा। उसके लिए पहले ही आप लोगों के पास हो सकता है सर 1-2 दिन 4 दिन में वापस एक बार पेपर में न्यूज और आ जाए, और स्कूल के द्वारा आपको मैसेज लग ही जाएगा। और जैसे स्कूल खुलने की डेट आती है, वैसे अभी तो 1 तारीख का सुन रहे हम भी, और कंफर्म है इस बार 101% संभावना है कि स्कूल खुलेगा। तो आप लोगों में कई बच्चे ऐसे उदास हो रहे हैं, कई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, स्कूल खोलने दीजिए, क्योंकि आप काफी दिनों घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है? चालू करें टॉपिक को? यस सर। ठीक है। अब मैंने Yes, बताया था, sir. अभी 4 दिन पहले बताया था बच्चों, मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है, एक तो बैड न्यूज और एक गुड न्यूज। तो दोनों वही थी, है ना? लेने का तरीका होता है, क्योंकि कई बच्चे आज भी ये चाहते हैं स्कूल खुले नहीं, क्योंकि वो चाहते हुए देश के लिए बलिदान वो खुद ही देना चाहते हैं कि वो, है ना? सर एग्जाम की डेट भी आ गई, बिल्कुल आ गई है, प्लस डेट भी आ गई है, बोर्ड की फॉर्म की डेट भी आ गई है, आगे ना, कल अगर पेपर पढ़ा था आपने, तो एग्जाम बोर्ड फॉर्म की डेट भी आ गई है। तो बोर्ड फॉर्म कब भरेगा? जब आप स्कूल आओगे, ठीक है? 2 तारीख से बोर्ड की तारीख आ गई, 2 से 29 तारीख तक, और एग्जाम की डेट भी शायद 2 से 3 मार्च के बीच आ रही है। तो चलो ठीक है, वो तो 3 मार्च है सर। हाँ, अच्छी बात है, पॉजिटिव दिशा में काम हो रहा है। तो आप लोग भी नहा धोकर रेडी हो जाओ, स्कूलों को बैग में पेन, है ना, अपना जो भी है वो पैक कर लो, और आज ही बिल्कुल आप लोग फ्रेश होकर नहा धोकर बिल्कुल बैठ जाओ आपको, ठीक है? चालू करें? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब बच्चों हमने कल पढ़ा था प्रागकण, जल्दी जल्दी खत्म कर दे। प्रागकण को लेकर मैंने पूरा बता दिया, और प्रागकण से ही किसका विकास होगा? प्रागनली का। और आप ये ध्यान दीजिए, प्रागकण का विकास किससे होता है, ये भी ध्यान आपको, लघु बीजाणु से। सर नीट का एग्जाम कब है? नीट का एग्जाम 23 तारीख को ना, 23 को नहीं, हाँ 23 को ही है। सितंबर में मुझे डेट का तो कंफर्म नहीं है सर, 23 है, कौन है? सितंबर को है। सितंबर कब को है? 23 को है। हाँ 23 तारीख को है ना, 23 तारीख को। सत्यवान मीणा 12 तारीख बता रखी, 12 भी हो सकते हैं,
ठीक है, आप तो इस बार दोगे नहीं, अगली बार दोगे आप लोग, मेहनत करो। चलो, तो पराग कण फटा रहे, जल्दी, अब टाइम अब नहीं करेंगे, अब आप सब बच्चे चैट करेंगे। ओके, मैंने अभी आपको म्यूट नहीं किया, लेकिन आप लोग चैट द्वारा जवाब देंगे। और आप अपने वीडियो ऑडियो को बंद रखो, आप लोग ऑडियो को बंद रखें सब बच्चे। बच्चों आपको इस समय कितने वीडियो नजर आ रहे हैं? ये राहुल कह रहा है सर इस बार भी है, राहुल शर्मा इस बार भी दोगे क्या आप लोग नीट का? अरे इस बार नहीं सर। नहीं, ये राहुल बोल रहा था इस बार दे रहे हैं, राहुल शर्मा दे रहा है, यस मैं दे रहा हूँ। ओके राहुल, ठीक है, ठीक है। ओके, आपको कितने वीडियो नजर आ रहे हैं? एक। एक ही नजर आ रहा है क्या वीडियो? हाँ Yes, सर, sir. एक ही। हाँ, एक ही नजर आएगा तो इसमें कौन सा अफसोस होगा, एक ही नहीं तो दो दो दिखा देंगे टीचर भी। अरे टीचर एक ही दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं? एक ही। तो फिर इसमें सरप्राइज होकर क्यों बोल रहे हैं सर एक ही, ऐसे क्यों? आप रिलैक्स हो गए, चलो ठीक है मधु, अब डिस्टर्ब नहीं करें, अब जल्दी हम पढ़े प्राग कण। जो बच्चों प्राग कण कल बता दिया था, अब आज हम पढ़ रहे प्राग कण से होने वाले रोग को। कल बता दिया था, एलर्जी में पूरा बताया गया था। और एलर्जी कुछ ऐसे बच्चों, कुछ पुष्पों के प्राग कण, जो कुछ पुष्पों के प्राग कणों से कई व्यक्तियों को एलर्जी होती है। और एलर्जी बच्चों आपके असंक्रामक रोग मैंने 8वें चरण में पढ़ाया था। और याद कीजिए, जब कोई बाह्य प्रतिजन मानव शरीर प्रवेश करता है तो किसी बाह्य प्रतिजन के कारण होने वाले शरीर में अति संवेदनशीलता, बताया था मैंने बच्चों आपको, अति संवेदनशीलता को ही बोलते हैं एलर्जी। और एलर्जी के कारक को बोलते हैं एलर्जन। तो प्राग कण भी एलर्जी के कारक हो सकते हैं। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बच्चों जिनको पुष्प के गंध से, प्राग कणों से, मतलब समझ आ रहा है, से एलर्जी होती है। और एलर्जी मतलब क्या हो सकता है उनमें? जैसे उनके फीवर आ जाना, दमा हो जाना, श्वास लेने में तकलीफ हो जाना, या खुद ही चलना। तो ऐसे सभी रोगों को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। तो प्राग कणों से भी बच्चों मानव में कौन से रोग होते हैं? एलर्जी। सुन रहे हो क्या? और एलर्जी के साथ साथ में क्या हो सकता है, मैंने क्या बता दिया था आपको, है फीवर या है जवर, है मतलब बुखार, तो श्वास के रोग हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा बताया मैंने आपको? पार्थेनियम। बच्चों कल बता दो यहाँ तक मैंने आपको। यस सर। ये बताया था आपने, कांग्रेस घास है। यस सर। और आपको गाजर घास। आपको बताया था मैंने आपको, गंवार। ठीक है, गंवार। आप समझ रहे बच्चों? गंवार का अर्थ देखो, एक तो गंवार आप जानते होंगे, गंवार एक तो अनएजुकेटेड आदमी बोलते हैं। और एक गंवार आप जानते हैं फलीयुक्त पादप है, फलीयुक्त पादप है जो आप जानते हो मार्केट में काफी महंगा बिकता है। गंवार जो पशुओं के आहार में और कई प्रकार के उपयोग सामने, लेकिन गंवार के खेत में जब हम जाते हैं, बच्चों जानते हो गंवार की फली? यस सर। यस सर। गंवार के पादपों को पकड़ने से मानव में कई बार तो चले खुल चलती है। इसी प्रकार से पार्थेनियम और कांग्रेस घास और गंवार आदि के पुष्प की बात हम करें, ध्यान दो, गंवार की तो पत्तियों में, हालांकि मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं एलर्जी के लिए लिख रहा हूँ। गंवार के खेत में जब कभी हम जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी पर खुजली चलना चालू होती है, मतलब पत्तियों की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर एलर्जी किसको बता रहा हूँ? प्राग कण। तो लिखो एक बार ध्यान दो, प्राग कण से होने वाली, प्राग कणों से होने वाली एलर्जी को हम क्या बोलेंगे? प्राग एलर्जी। ये ध्यान से सुनना, प्राग एलर्जी में किसका एग्जाम लिखोगे? पार्थेनियम। और पार्थेनियम और इसका दूसरा नाम क्या है? कांग्रेस घास। ये वो घास है बच्चों जो बरसात के दिनों में अभी आप देख सकते हैं खेतों में, सड़क के किनारे में, और इसमें व्हाइट व्हाइट रंग के पुष्प आते हैं। और ये बहुत ज्यादा समूह उगती है, देखा होगा कभी अभी हम रोड के दोनों तरफ, तो सड़क या गांव के जो भी सड़क है वहां पर बरसात के दिनों उगने वाला एक खरपतवार है। इसके पुष्प के परागकण जब बच्चे हवा में फैलते हैं, तो हवा में फैलने से जो श्वसन क्रिया द्वारा जो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमें फीवर आना, अस्थमा या दमा या खांसी जुकाम होती है, उसी को बोलते हैं प्राग एलर्जी। तो आप सुन रहे हो क्या? प्राग कणों से होने वाली एलर्जी को क्या बोलते हैं? प्राग एलर्जी। चलो खत्म कर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा? पार्थेनियम। अब आगे बढ़ते हैं, प्राग कणों का महत्व, जल्दी जल्दी। अब बात बच्चों प्राग कणों का इंपॉर्टेंस या फिर हम लोग महत्व। तो बच्चों जानते हैं प्राग कण, हम जानते हैं प्राग कण में प्रचुर मात्रा, प्राग कण में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ जनरली क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और वसा भी। ये ध्यान सुनना, इसकी वजह से इसका उपयोग, इसकी वजह से प्राग कणों का, जो प्राग कण का एक उपयोग आप जानते ही हैं, प्राग कण ही प्रागण क्रिया द्वारा पुष्प का निषेचन क्रिया में महत्व करते हैं। लेकिन वो तो है ही सर, इसके अलावा भी प्राग कणों का उपयोग अगर बात हम करते हैं, तो प्राग कणों का उपयोग अगर जनरली बात हम कर सकते हैं, तो
एनर्जी के लिए कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों में कर सकते हैं। कई एथलीट जो होते हैं बच्चों, कई एथलीट जो होते हैं, धावक होते हैं ओलंपिक में जो जीत रहे हैं, कई एथलीट और खिलाड़ी ऊर्जा प्राप्ति के लिए पराग कणों का यूज खाने के रूप में करते हैं। आप सुना होगा जैसे बच्चों हम प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा आदि के लिए कई प्रकार के पादपों के बीज खाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, अगर आपने सुना हो तो हम लोग कुकुम्बर के बीज हम लोग खाते हैं, अलसी के बीज खाते हैं, सुना आप लोगों ने, या चिया बीज खाते हैं, खाए जाते हैं ना। तो ये जिस प्रकार हम बीज खाते हैं, जिस प्रकार हम 5, 6, 10 बीजों का मिश्रण बना के खाते हैं, वो खाना चाहिए। तो उसी प्रकार कुछ पादपों के परागकणों का उपयोग भी खाने में किया जाता है। ये यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है आपको? तो परागकणों का उपयोग किसमें होता है? परागकणों का पहला उपयोग किसमें हो गया? भोज्य पदार्थ। लिखो नंबर 1, परागकणों का उपयोग पहले किस रूप में कर रहे हैं? भोजन के रूप में। सुन रहे हो क्या? और भोजन के रूप में इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? खाद्य पदार्थ के रूप में कर सकते हैं, और इनको हम लोग शहद आदि मिला के भी खा सकते हैं। और इनका यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा के अंदर बच्चों फैट होता है, प्रोटीन होता है, जो एनर्जी यूज कर सकते हैं, रिच एनर्जी कंपाउंड्स है। ओके, इसीलिए इनका उपयोग ज्यादातर जो एथलीट होते हैं बच्चों, खिलाड़ी ज्यादा पसीना बहाते, ज्यादा मेहनत करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, वो व्यक्ति खिलाड़ी इनका यूज ऊर्जा प्राप्ति के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और साथ ही इनका उपयोग हम लोग जो हमारे शक्ति, जो क्या बोलते हैं, शक्ति के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। या हमारे जो जानवर होते हैं, खासतौर पर घोड़े की बात हम करें, गाय, इनको भी हम लोग परागकणों को खिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या तो कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। खासतौर पर जो एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, दौड़ने वाले जो होते हैं एथलीट, उनको इनका उपयोग करना चाहिए और करते हैं। अच्छा, सेकंड इसका उपयोग हम लोग करते हैं परागकण की क्रीम। परागकण का उपयोग किसमें करते हैं? क्रीम। अब बच्चों देखो, इसमें परागकणों में प्रचुर मात्रा में असंतृप्त यानी अनकंसंट्रेट जो होती फैट होती है, असंतृप्त वसा होती है। इसीलिए इनका उपयोग बच्चों सौंदर्य यानी त्वचा में निखार के लिए या क्रीम के लिए इनका उपयोग किया। यानी इनका उपयोग वैसलीन या चेहरे की सुंदरता या चेहरे पे जो दाग धब्बे लग जाते उनको दूर करने के लिए हम इनका यूज कॉस्मेटिक रूप में करते हैं। समझ आ गया बच्चों? कॉस्मेटिक आइटम जानते हो ना, जो शरीर या त्वचा की सुंदरता के लिए यूज। तो इसलिए परागकणों का उपयोग क्रीम आदि में भी किया जाता है, क्योंकि इनमें प्रमुख रूप से क्या होती है? इनमें असंत वसा होती है, जो हम लोगों को सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरणों से, अल्ट्रा वायलेट, तो जो भी बच्चों सन होते हैं, क्या होते हैं, सन प्रूफ जो क्रीम आती है बच्चों, अरे आती है ना सन प्रूफ, सब जानते हैं। सर। बोलेगा कोई नहीं, सब जानते हैं, आप लगाते भी हैं। लेकिन सन प्रूफ जो क्रीम आती है, ओके बच्चों, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें काला होने से और त्वचा को खराब होने से बचाने जो क्रीम हम लगाते हैं, उसमें परागकणों का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? तो परागकणों का उपयोग किसमें करते हैं? क्रीम बनाने में और कॉस्मेटिक। आवाज में बच्चों अपनी उसको बंद करो। कॉस्मेटिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। या तो कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, अब बात आती है बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है परागकणों का। अब मैंने बता दिया परागकणों में, याद है, परागकणों का संरक्षण। बच्चों वैसे तो परागकणों की बात हम करते हैं, परागकणों में यानी परागकण जो होते हैं, परागकणों का जीवाश्म अपघटन नहीं होता। आप सुन रहे हो क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि परागकणों की बाह्यतम चोल में कौन सी प्रोटीन बताई मैंने आपको? स्पोरोपोलिन। ये शब्द आप आराम से लिख लो, इसको आराम से लिखो, स्पोरोपोलिन प्रोटीन। और मैं अपेक्षा करता हूं स्कूल का प्रत्येक बच्चा इसको याद करे, स्पोरोपोलिन जिसका स्राव टेपिडम करती है। और स्पोरोपोलिन परागकण के बाह्यतम चोल में पाया जाने वाला एक कठोर प्रोटीन है, जो किसी भी पोलन ग्रेन को नष्ट होने से क्या करता है बच्चों? बचाता है। यहां तक दिक्कत आपको? यहां तक बच्चों? नो सर। पर हम जानते हैं परागकणों को हम जिस प्रकार बच्चों ब्लड बैंक के अंदर हम लोग ब्लड को, आरबीसी को, प्लाज्मा को, सीरम को आदि को संग्रह करते हैं, उसी प्रकार पुष्पी पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में प्रजनन क्रिया को सुगम बनाने के लिए जो पादप प्रजनन केंद्र होते हैं, वहां पर क्या करते हैं बच्चों? अच्छे गुण वाले पादपों के या पुष्पों के परागकणों का लंबे समय तक एक निश्चित ताप, आर्द्रता, नमी से बचाते उनका संग्रह भी किया जा सकता है, ताकि उनका उपयोग भविष्य में परागण क्रिया में लिया जा सके। तो क्या बच्चों, परागकणों का लंबे समय तक हम संग्रह करके उसी पादप में नवीन संतति प्राप्त करने में भी परागकणों का उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ,
क्योंकि Yes, बिना sir. प्रागण क्रिया Yes, sir. आप पढ़ेंगे अभी प्रागण, जो प्राग कण तो एक कोशिका है और उस कोशिका का वर्तिकाग्र जाने की क्रिया करना होता है प्रागण, पोलिनेशन। और बिना प्रागण क्रिया के निषेचन क्रिया होती ही नहीं है, और निषेचन क्रिया नहीं होगी तो पुष्प से कभी फल का निर्माण नहीं होगा, और फल का निर्माण नहीं होगा तो बीजांड से कभी बीज नहीं बनेगा, और बीज नहीं बनेगा तो नवीन पादप कहां से प्राप्त करोगे। तो आप जानते हो कि क्या प्राग कणों का हम आगामी 2, 4, 5, 10, 20 सालों तक भी संग्रह कर सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, समझ आ गया। और प्राग कणों की अगर बात हम करें बच्चों, सिंपल बात हम करें, प्राग कणों का जीवन काल की बात मैं आपको ऐसे बता दूं, अनाजों की बात हम करें, अनाजों के प्राग कण का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, क्योंकि उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अरे भाई प्राग कणों का जीवन काल तो ज्यादा होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, जैसे ही वर्तिकाग्र पूछेंगे तो वर्तिकाग्र पर जाकर के ही प्राग कण वहां से पोषक पदार्थ लेकर उसका वो क्या करना शुरू करते हैं, अंकुरण शुरू करते हैं। देखो एक बात बता दूं बच्चों, बीजों का अनाजों का अंकुरण क्रिया को रोकने के लिए हम उन्हें हमेशा हमारे घरों में भंडार करते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जैसे बीज हमारे घरों में जो अनाज है, दाल है, अगर ये नमी वाले जगह पर रखी गई है तो देखा होगा वो थोड़े नम पड़ जाते हैं और उनका जर्मिनेट हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं। तो ये तो मालूम है, जिस प्रकार बीजों का संग्रह करते घर में, नहीं समझ आ रहा आपके? अरे बीजों में अंकुरण क्रिया को रोकने के लिए हम उनको कहां पर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश और नमी और दीवार से दूर रखते हैं। घर में आप लोग अनाज का भंडार करते नहीं करते आप अपने घर के अंदर? करते हैं। और आप ये भी नहीं करते हैं सर। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में रखा हुआ अनाज क्या वो अंकुरित या जर्मिनेट करे क्या? आप नो चाहते हैं सर, ऐसा? नहीं सर। लेकिन खेत में जो बीज डालते हैं उसका अंकुरण क्या चाहते हैं, वो शीघ्र हो जाए। क्योंकि बीजों के ध्यान दो, जो बीजों का जल्दी अंकुरण क्यों नहीं होता, पहली बात तो बीज की, पहली बात बीज ही नहीं पढ़ा रहा आपको। बीजों के चारों तरफ 2 सख्त मोटे आवरण होते हैं, बीजावरण, टैगमन और टेस्टा। और बीज में जल की मात्रा कम होती है, आप जानते पहले से 10% ही होता है। और साथ ही बीज के सभी एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, जिसकी वजह से बीजों का अंकुरण नहीं होता। लेकिन जैसे हम उस बीज को खेत में डालते हैं तो खेत की जो नमी होती है, नमी लेकर बीज के बीज चोल फट जाते हैं और बीज जल का अवशोषण करता है, जिससे उसके एंजाइम सक्रिय होते हैं, 1-2 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। तो हम घर में क्या करते हैं, उन्हीं बीजों का, जो हमारा अनाज है, क्योंकि अगर आपने घर में रखा तो आपका अनाज, अरे अनाज और बीज अलग थोड़ी, एक जो है, एक ही है सर। तो घर में हम चाहते हैं कि घर में आप बच्चों मुझे बताओ, घर में आप जो ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, दाल है, अनाज है, गेहूं है, मक्का है, जो भी आपके घर में रखा हुआ है, वो खराब नहीं हो, क्योंकि बीजों में सख्त बीज आवरण होता है, नंबर 1। दूसरा, बीज में जल की मात्रा कम होती है और बीज में एंजाइम निष्क्रिय होते हैं। और बीज के अंकुरण और अनाज के अंकुरण को रोकने के लिए हम घरों में बीजों को हमेशा दीवार से दूर, नमी से दूर, पानी से दूर और कम तापमान पर रखते हैं ना हमेशा स्टोर घर में। यस सर। ये सभी वही मैं कर, उसी प्रकार किसका संग्रह कर सकते हैं, प्राकरण कर सकते हैं। तो उस अब समझ आ रहा है। और प्रागकण और बीज अलग अलग चीज है। जो बीज तो आप जानते हैं, बीज तो पादप का लैंगिक जनन के आगे संरचना है और बीज के अंदर एक भाई पौधा होता है, पादप भ्रूण के रूप में। लेकिन प्रागकण अलग है। प्रागकण की प्रागण क्रिया से ही आगे जाकर फल और फल से बीज बनता है। तो प्रागण और बीज में अलग अलग अंतर हैं, आप एक मत कर देने इनको। तो मैंने बता दिया, आवर्त बीजी पादों में अगर आप बात हम करें, हमारे जो अनाज उनके प्रागकण का जीवन काल कम होता है, ठीक है, 30 मिनट तक हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहे गेहूं है, रोजे, इनका जीवन काल हम लोग बढ़ा सकते हैं, उन्हें निश्चित तापमान पर उस ध्यान दो बच्चों। इसी प्रकार हमारे पास प्रागण बैंक होता है। प्रागण बैंक का अर्थ होता है जहां पर प्राग कणों का, बीजों का, भ्रूणों का आदि का संग्रह किया जाता है। समझ आ रहा है क्या? तो प्राग बैंक में क्या होता है बच्चों, प्राग कणों का निम्न तापमान पर लगभग -160 यानी 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन मिलाकर इनका क्या किया जाता है, संग्रह, ताकि इनका क्या नहीं हो, अंकुरण। क्योंकि ध्यान दो, प्राग कण कभी भी प्रकृति में नष्ट नहीं होंगे। ये तो कारण है स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की वजह से प्राग कणों का ये प्राग कण और ये रहा आपका स्पोर। अब तो समझ जाओ, 2-3 दिन बता रहा हूं। तो ये प्राग कण का कौन सा भाई तुम जो है, ये इतने छोटे होते हैं कि आपको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैंने बड़ा दिखा, तो ये जो आप देख बाहर रहा हूं, ये स्पोरोपोलिनिन है इसके अंदर। और स्पोरोपोलिनिन की वजह से प्रागकण कभी भी मृदा में नष्ट नहीं हो सकते। जा सुनो,
लेकिन अभी मैंने बताया कि इनका जीवन काल 30 मिनट या 1 घंटे तक मान लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्तिकाग्र चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पर परागकणों को क्या मिल जाएगा? पोषण, कार्बोहाइड्रेट, मकरंद, अरे मिलेगा ना। और उसका अवशोषण करके परागकण का, अभी जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, परागकण क्या करेंगे? अंकुरण और पराग नलिका बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि परागकणों का लंबे समय तक हम भंडार करके उनका संग्रह करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम अच्छे परागकणों का उपयोग उसी जाति के पुष्पों पर परागण क्रिया में कर सके। जिस प्रकार, एक और सुनो मेरे साथ, जिस प्रकार बच्चों हम क्या बीजों का या शुक्राणु बैंक में शुक्राणु का, वीर्य का, सीमन का, अंडाणु का भी संग्रह कर सकते हैं क्या? हाँ, मानव सहित सभी जंतुओं में या सभी दुधारू पशुओं के शुक्राणु का और उनके सीमन का क्या पादप जंतु प्रजनन केंद्रों पर या बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जहां डॉक्टर काम करते हैं, क्या वहां पर उनका संग्रह करके हम उन्हीं शुक्राणु का और सीमन का उपयोग अन्य दुधारू पशुओं को निषेचित या गर्भित करने में लेते हैं क्या? हाँ, लेते ना। यस सर। तो वही बात मैं समझा रहा हूं कि जिस प्रकार जंतुओं में वो चीज है, उसी प्रकार पादपों में कौन है? परागकण। ये लो, क्योंकि आप जानते परागकण से ही शुक्राणु बनेंगे, और शुक्राणु बनेंगे तभी तो पादपों में निषेचन क्रिया होगी। तो निषेचन क्रिया को भविष्य के लिए रोक कर रखने के लिए हम परागकणों का पराग बैंक में क्या कर सकते हैं? संग्रह। अब आप पूछते हैं व्हाट इज मीन ऑफ द पोलन बैंक? तो बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है बताओ? बैंक क्या है? ये पहले हम लोग वहां पर क्या, किस चीज का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जो पैसे बैंक हो गया, ब्लड है तो ब्लड बैंक हो गया। अब तो आ गया ना। अगर वो बुक्स है तो बुक बैंक हो गया, जब लाइब्रेरी बोलते हैं। बैंक अपने आप में क्या संग्रह करने वाली जगह को बोलते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक बंद करो। तो पराग बैंक में हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन मिलाकर परागकणों का लंबे समय तक भंडार कर सकते हैं। खत्म करो इसको, ठीक है? ठीक है, ये अलग टॉपिक है। और स्पोरोपोलेनिन प्राकृतिक रूप से परागकणों को नष्ट होने से बचाता है, इसलिए कई पादपों के पराग बात हम करें, खासतौर पर बात में करूं पाइनस की बात, हम साइकस की, जिम्नोस्पर्म में हजारों सालों तक इनके परागकण नष्ट नहीं होते। सुन लियो होगा आप लोगों ने। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तुम लोग, अब ये तो तुम लोगों ने अभी पढ़ा नर। अब बच्चों एक बार ध्यान देना, अब इसी परागकण से एक नई पीढ़ी का विकास होगा, जिसको तुम सुन लेना आराम से। नर युग्म कोदभिद और जायांग के अंदर, अभी मैंने आपको गुरु विजन नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाऊंगा। तो पहले हम एक को पढ़ रहे हैं बच्चों। पहले हमने कौन सा पादप के कौन से जनांग को पढ़ रहे हैं? नरजनांग। नरजनांग मैंने आपको क्या पढ़ाया? पुमंग, पुमंग में पुंकेसर, पुंकेसर में प्राकोष, प्राकोष में लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु और फिर परागकण। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं कि उसी परागकण से आगे क्या होगा। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अरे यस नहीं, सर। आपका रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। आप लोग यस सर, क्लियर है। क्लियर है? और आप लोग, आप चैट में आज मुझे रेस्पॉन्स दे सकते हैं। लक्की चौधरी, लक्की, लक्की आवाज आ रही क्या? लक्की, लक्की बोल नहीं रहा हो। यस सर। बेटा आपने ये लगा रखा ना जाट, किंग जाट, ये अच्छी बात है। ले चलो ठीक है, चलो म्यूट हो जाओ। अब एक बार जो बच्चों समझ में आ रहा है ना, वो आप लोग मुझे चैट के द्वारा भी आप लोग बता दो कि समझ आता है। अब देखो, अब अगला टॉपिक में आपको आज, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नर युग्म कोदभिद, टाइम क्या रहा है? यानी मेल गैमेटोफाइट। आराम पढ़े। पुष्प में जन्नांग होते हैं, जन्नांग में नर जन्नांग, नर जन्नांग से कैसी क्रिया होगी? मादा जन्नांग, फिर उसके बाद परागण क्रिया होगी। तो परागकण तो बन तो चुके हैं, लेकिन अभी भी परागकण पराग कोश में है। जबकि कल मैं पढ़ा चुका था कि पराग कोश का स्फुटन से परागकण बाहर आएंगे, लेकिन पराग कोश के स्फुटन के पहले और स्फुटन के बाद। ठीक है बच्चों, परागकण में क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगला हमारा टॉपिक है नर युग्म कोदभिद। आराम से लिखे, हम कोई जल्दबाजी नहीं है। फीमेल गैमेटो, ठीक है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। किसी आवाज, किसने अपना वो चालू कर रखा है?
बच्चों अपने ऑडियो को बंद रखिए आप लोग, और कई बच्चे नहीं मानते हैं, ऑडियो को बंद रखिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा एक आप अपने, मैंने बताया था आपको कल भी, आप लोग सभी बच्चों घर में भी आपकी मेरी आवाज कमरे में गूंजती होगी तो ज्यादा बढ़िया, आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो, आप ईयरफोन का प्रयोग करें, लेकिन अच्छी कंपनी के ईयरफोन का प्रयोग करेंगे और लंबे समय के लिए नहीं करेंगे, एक क्लास के बाद उसको हटा देंगे, है ना। और कभी भी ईयरफोन और मोबाइल चार्जिंग लगाकर मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, आज से पक्का कर लो। रात को सोने से पहले टीवी के, मोबाइल के सभी को स्विच को ऑफ करोगे। हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहा है, ये बोल रही पारी कौन है सर, ईयरफोन हार्मफुल होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने क्या अच्छी कंपनी के, हार्मफुल तो सर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है, ठीक है, लेकिन ईयरफोन आप अच्छी कंपनी का यूज करें। और ईयरफोन को आप ध्यान दीजिए, ईयरफोन आपके मोबाइल में कनेक्ट करें, मोबाइल को कभी भी आप चार्जर से कनेक्ट नहीं करें जब आप उसका यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है, यानी कभी भी चार्जिंग कंडीशन में आप कभी भी गाने या कोई भी आप अपना काम नहीं करें। तो कब सुन रहे मेरी जो बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले आपका टीवी या जो भी है उसके स्विच को बंद करके सोए, दोनों को, ठीक है, ये और चार्जिंग पिन अगर लगा हुआ है और चार्जिंग में कोई मोबाइल नहीं तो भी आप उस पिन को या उस प्लग को हटाकर रख के सोए, ये विशेष चीजें ध्यान रखो। और अगर आपके घर में कोई भी मान लीजिए बड़े हाई वोल्टेज के उपकरण है, जैसे फ्रिज की बात हम करें तो फ्रिज बंद नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा वोल्टेज वाले जो उपकरण है उनके स्विच को ऑफ करें और उनके प्लग को अनप्लग करके सोए, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब आप कह तो रहा हूं लेकिन आप इन्हें मानेगा कौन, ये तो पता नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारी बात ही मान जाए तो फिर तो कहने क्या। यस सर। तो आप ईयरफोन का प्रयोग करके, ईयरफोन का प्रयोग करोगे ना तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी वजह से, क्योंकि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो आवाज तो पूरे कमरे में गूंज रही होगी ना, गूंजती है ना। नहीं सर, ईयरफोन लगा रखे हैं। हाँ ईयरफोन लगा, गूंजती है सर अगर ईयरफोन ना लगाए तो। ठीक है, ईयरफोन नहीं लगाने से क्या होता है कि आपके आप लोग अब जो कभी अपने उसको बंद नहीं करते हो ना अपने ऑडियो को, तो आपके घर की आवाज आती है बर्तनों की, कई बार बर्तन गिर रहे हैं, कोई बर्तन बजा रहा है, तो अपने एक दूसरे को है। चलो हाँ अब ऑडियो बंद रखिए, ओके बच्चों। अब देखो हम पढ़े नर युग्म कोद्भिद, अब एक एक आराम से बहुत रिलैक्स मूड पढ़ा रहा हूं, जो नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी क्या है, तो अब पहले ही मैं पढ़ा दूं आपको, बता दूं, प्राग नलिका सहित, प्राग मतलब प्राग कण से प्राग नलिका बनने के बाद, तो आप जानते हो कि नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी आवर्तबीजी पादप में कैसी होती है, तो पहले सुन लो, त्रिकोशिक होती है और प्राग नलिका और 2 शुक्राणु युक्त होती है। अब वो बनेगी किससे, प्राग कण से, कैसे अभी हम देखेंगे। तो परिभाषा में पहले बता दूं कि प्राग नलिका सहित, समझ आ रहा है, प्राग यानी अलोंग विथ पोलन ट्यूब एंड 2 स्पर्म यानी 2 हैप्लोइड स्पर्म जनरेशन कोल्ड या कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, यानी प्राग नलिका सहित अंकुरित प्राग कण और शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद कहते हैं। और ये त्रिकोशिक होता है, अपने दिमाग को बैठा लो, क्योंकि मादा युग्म कोद्भिद जो पीढ़ी होगी वो बहुकोशिक होगी और उसमें 7 कोशिकाएं, समझ आ रहा है, और 8 केंद्रक होंगे। लेकिन यहां पर अगर बात है, नर युग्म कोद्भिद भी बहुकोशिक है लेकिन त्रिकोशिक। अब बनेगी किसी एक कोशिक की संरचना से। अब कैसे, अब आप जानते हो बच्चों, ये मैंने आपको कल यहां से शुरू कर रहा हूं रिलैक्स तरीके, ये आप लोग जानते हैं, ये अगर बात हम करें, ये किसी पुष्प का, ये प्राग कोश, ओके, प्राग कोश के अंदर ये प्राग पुटर, ये अंदर जो डॉट डॉट बता मुझे, ये सब क्या प्राग कण दिख रहे हैं ना आपको, ये मतलब लघु बीजाणु है, और लघु बीजाणु से क्या बने, प्राग कण। और आप जानते हैं इस प्राग कोश के अंदर, हम जानते प्राग कोश के अंदर चतुष बनते हैं, और कल मैं आपको काफी दिनों समझा रहा हूं ये चतुष के, और एक चतुष में कितने लघु बीजाणु होते हैं, 4, जो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। ये लो, अब देखो, और ये चतुष के अंदर आप देख रहे हो, ये कौन है, ये एक चतुष्क है, और इस चतुष्क का विकास किस हुआ, एक 2n कोशिका से, जो कल ही बताया था मैंने आपको टाइम। इस 2n कोशिका का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन 2n है। ऐसी एक कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4,
और कौन सी विभाजन से अर्धसूत्री, लेकिन चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज कार्बोहाइड्रेट से एक दूसरे के अटैच होते हैं, इसलिए हम उनको टेट्राड बोलते हैं। ये इसको दिमाग बैठा बच्चों, देखो यहाँ पर 4 का कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा। 4 का कॉम्बिनेशन कैसे, पराग कोश की भित्ति में 4 स्तर, पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी और एक मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु और एक चारों लघु जुड़कर बनाते एक चतुष। तो यहाँ पर 4 4 4 4 ज्यादा आ रहा नहीं आ रहा, तो 4 के कॉम्बिनेशन याद करो। और आप जानते हैं पराग कोश में ऐसी हजारों कोशिकाएं भरी होती जो लगातार समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन करके वो क्या करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, फिर क्या करती है, वो फिर करती है सूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन तो करती है संख्या बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए करती है। फिर उसके बाद में सभी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु के निर्माण में भाग लेती नहीं है, ये भी दिमाग में रखो, केवल 80% लेती है। अब 20% क्यों, 20% क्या करेगी, रिजर्व कर ली जाएगी, किसके लिए, आगे के लिए, मतलब फर्दर के लिए। अब तो आ गया, तो रिजर्वेशन हमेशा होता है यहाँ पर। तो आप एक को समझो, जो इस पराग कोश के अंदर ऐसी एक कोशिका से एक चतु बन रहा है, और इस चतुष में जब ये कौन है, केलोज है, और केलेज को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, केलेज, और इसके स्राव कौन करता है, कैपिटल में पूरा बता दिया ये सारा काम। और ये सारा काम कब हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है परागण क्रिया के पहले, यानी जब परागकण पराग कोश के अंदर है तभी हो रहा है। समझ आ रहा है क्या, अरे समझ आ रहा है क्या, यस सर। या फिर आप चलो, अगर आप लोग इस पर देखो, अब तो समझ आ गया। अब कितने बच्चे हो गए, 4 हो गए आपको, अब तो बताने आवश्यकता नहीं है, अब तो आगे 4। ठीक है, तो 4 लघु बीजाणु से चतुष गए, अभी अलग हो जाएंगे, और अलग होकर ये क्या बन गया चतुर्थ, ये आप जो देख रहे देखो, ये इसका कौन है, केंद्रक है, और ये इसके अंदर कौन है, कोशिकांग है, सारे कोशिकांग है, सब कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ जो पादप कोशिकांग होते हैं। तो ये हम जानते हैं, इसका नाम हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु। और ऐसे कितने होंगे, 1 से 4 होंगे, 1 से 4। मैंने ये नहीं कहा कि पराग कोश में एक ही है, अरे सर वहां हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि 1 से 4 बन रहे हैं। तो सोचो इस 1 से 4 बन रहे, तो इसकी संख्या अगर 1 करोड़ है, तो ये 4 करोड़, यानी ये तो कितने होंगे, 1 करोड़, चतुष्क होंगे 1 करोड़, और बीजाणु कितने होंगे, बीजाणु कितने होंगे, 4 करोड़। तो 4 करोड़ बीजाणु, तो 4 करोड़ में से एक तो समझ लो, एक समझ आ जाएगा तो बाकी समझ। तो मैं आपको नर युग्म कोटि पीढ़ी का विकास समझाऊं कि कैसे बनती है। तो शुरू हो गया, यहां से काउंटडाउन शुरू हो गया कि इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित, मैं लिख रहा हूं 4, ये चतुर्थ एक है, और इस एक चतुर्थ में कितने बीजाणु, 4 स्पोर, 4 स्पोर है, और ये अलग होते हैं, देखो, और इनमें मैंने एक ले लिया, एक समझ आया, 4 एक ले लिया। अब यही लघु बीजाणु, और अभी ये कहां पर है, इसी में अंदर ही है, ये क्रिया अंदर ही है। आपको लग रहा है मैं बाहर नहीं हुई है, तो बाहर समझा रहा हूं, ये क्रिया अभी भी पराग कोश के अंदर ही हो रही है। अभी पराग कोश की भित्ति फटी नहीं है सर, परागण क्रिया नहीं हुई है, परागण के पहले। तो ये ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल बता रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि नर युग्म कोटि पीढ़ी का विकास तो हम 2 चरण बांट सकते हैं। पहला कौन सा, पूर्व परागण, पूर्व परागण क्रिया, और दूसरी कौन सी है, पश्चय परागण क्रिया। आप पॉइंट क्या चालू कर दिया, नर युग्म कोटि पीढ़ी का विकास को कितने चरण बांटा, 2। एक चरण कौन सा, परागण के पहले, तो परागण के पहले मतलब पराग कोश में होगा, और पराग कोश के फटने के बाद, यानी समझ आ रहा, सॉरी पश्चय परागणी सर, हाँ ठीक, ओके सर, पश्चय परागणी। तो परागण के पहले क्या होगा और परागण के बाद क्या होगा, ये 2 चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो परागण के पहले तो क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा, फिर परागकण में समसूत्री विभाजन होगा, और वो कैसे होगा वही मैं आपको आगे चलने दे रहा हूं। अब आप सुनो, तो ये हटा दूं मैं, ये तो अब ओके, अब जगह अपने पास थोड़ा कम, चलो ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसी लघु बीजाणु, ये जो लघु बीजाणु है, इसी लघु बीजाणु के बाहर टैपिटम द्वारा स्रावित किसका जमा हो जाएगा, स्पोरोपोलिन। और ये टैपिटम यानी ये जो एक कोशिकीय लघु बीजाणु है, यही चेंज हो जाएगा एक कोशिकीय परागकण के। अब आप समझ पा रहे हैं। और ये इसका कौन है, ये इसका केंद्रक है, और केंद्र के साथ साथ ये इसके अंदर अगर बात हम करें बच्चों, ये इसका केंद्रक है, और ये इसके अंदर कौन है, क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका। और हम जानते हैं पादप कोशिका रिक्तिका होती है, इसी रिक्तिका की वजह से पादप कोशिका का केंद्रक हमेशा किस ओर होता है, परिधि की ओर होता है। ये तो फड़ा होगा आपने कहीं ना कितना, तो सब जानते हैं। तो ये आपका लघु बीजाणु से किसका विकास होगा, परागकण। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा
कि नर युग्म कोदबिद पीढ़ी जो अब बनने वाली है उसके निर्माण की क्रिया को दो चरणों में बांट दिया। एक तो प्रागण के पहले, और प्रागण के पहले ये क्रिया कहां होगी? प्राग कोश में होगी, ये दिमाग में बैठा लो। और एक है प्रागण के बाद, तो प्रागण के बाद वो क्रिया कहां होगी? वर्ती काग्र पर। तो नर युग्म कोदबिद पीढ़ी का विकास कहां शुरू हो गया? प्राग कोश में हुआ, और पूरा कहां जाकर होगा? वर्ती काग्र पर। ओके बच्चों, यानी देखो आप अगर इसको समझ पा रहे हैं, और ये अगर मैं आपको यहां पर अगर हल्का वो डाय बना, ये अगर मैं आपको, ये वर्ती काग्र और ये आपके, ओके बच्चों। तो अब मैंने आपको बताया, ये अगर मैंने अगर ये चरण, ये पूर्व प्रागण की क्रिया कहां होगी? यहां होगी। तो नर युग्म कोदबिद का विकास तो प्राग कोश में यही हो जाएगा आधा, तो और आधा होगा जब प्राग कण यहां से उड़कर यहां पहुंचेंगे। तो नर युग्म कोदबिद पीढ़ी का निर्माण दो चरणों में बांटा गया। इसका एक चरण तो कहां पूरा होगा? प्राग कोश में होगा, सुना ध्यान, राइट। और बचा हुआ चरण कहां होगा? वर्ती काग्र पर। और वर्ती का कब? जब प्रागगण वहां पहुंचेगा, मतलब प्रागण के बाद। अरे आ रहा है क्या? यस सर। आप इसको पश्चिम प्रागण समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख दो, अगर तुम्हारा ज्यादा तुम्हारा समझ, ये प्रागण के बाद लिख दो, ये लो, एक ही बात है, ठीक है। तो नर युग्म कोदबिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका का नाम है बच्चों लघु बीजाणु या प्राकण, क्योंकि नर युग्म कोदबिद पीढ़ी का विकास यहां शुरू हो गया, यहां से। और ये कौन? लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु अभी हमने, ये लघु बीजाणु एक्चुअल में अगर बात आप, ये लघु बीजाणु अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ करते थे? टेट्राड थे। तो बात है कि ये कौन है? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु लघु, तो ये अलग होते ही हो गया। तो प्राग नर युग्म कोदबिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका का नाम अगर पर्सन आ जाए तो लिखोगे लघु बीजाणु या प्राकण। समझ आ गया बच्चों? यानी इनिशियल सेल